हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज से हम कवर कर रहे हैं यूनिट 10 जो कि है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड। इसका सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स का। देखिए, अब जो इनकम टैक्स का पार्ट है वो तो आपने अपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में भी देख लिया होगा, लेकिन उसमें जनरली आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, थ्योरेटिकल पार्ट में देते थे, लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि बहुत सारी थ्योरेटिकल पार्ट था, भूल जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे जैसे जैसे आगे आते जाएंगे। अब इतने बड़े तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, नेट के अकॉर्डिंग कोर्स करना है, ना कि CA CS CMA इसके अकॉर्डिंग करना है, आपको पता है। तो एक एक करके कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स का पार्ट देखेंगे। फिर देखिए टाइप ऑफ टैक्स आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इसके अलावा टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, वो जनरली इसमें कवर कर लेंगे। चार्जिंग सेक्शन यानी सेक्शन 4 का पार्ट आ जाएगा। असेसी कौन होता है, उसके अंदर जनरली पर्सन की बात करता है, तो टाइप्स ऑफ पर्सन जैसे आपको पता है, इंडिविजुअल, HUF, लोकल अथॉरिटी, फर्म, कंपनी, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अलावा कुछ एनेक्टमेंट या रूल्स भी होते हैं, जैसे हमने क्या बोल दिया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर नोटिफिकेशन। इस तरीके से आगे पार्ट आते जाएंगे। फिर कुछ हेड आएंगे एक तरीके से फॉर्मेट के फॉर्म में। फिर राउंड ऑफ का पार्ट जनरली कवर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पार्ट कवर हो रहे हैं। अब इसमें मैंने स्लैब रेट कवर नहीं करी, याद रखना, क्योंकि अगर मैं स्लैब रेट बता देता तो फिर मुझे उसका रिबेट का पार्ट बताना पड़ता, मार्जिनल रिलीफ बताना पड़ता, जो कि आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आता। आ तो जाता है वैसे क्योंकि आपने पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी दिक्कत होती। तो उसको हम कब देखेंगे, जब हम असेसमेंट का पार्ट देखेंगे। ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट आएगा, फिर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट आएगा ना, उस वक्त कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स का पार्ट। देखिए, जैसे आपको पता है कि टैक्स तो बहुत पहले से ही लगता हुआ आ रहा है, राजा महाराजाओं के ज़माने से। उस वक्त किंग क्या करता था, अपनी प्रजा से टैक्स जनरेट करता था। क्योंकि आपको पता है कि प्रजा क्या करती थी, जैसे खेती करती थी, फार्मर थे, ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उस वक्त आर्टिस्ट थे। तो जनरली उनसे गोल्ड कॉइन के फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं कि फार्मर था तो उसकी जो भी खेती का पार्ट हो गया वो ले लिया गया। ठीक है, जो भी फूड ग्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, वो ले लिया गया उनसे। रॉ मेटेरियल का फॉर्म हो गया, वो ले लिया गया। कैटल्स यानी उनके जो भी मवेशी थे, जानवर थे, पशु पक्षी थे, वो क्या करता था, राजा ले लेता। और गोल्ड कॉइन जो भी जनरली लेता था, तो वो एक तरीके से क्या था, अपनी सेना डिफेंस का पार्ट बढ़ाता था। इसके अलावा प्रजा में भी क्या करता था, यानी जनता में भी खर्च करता था। तो वैसे ही आज के ज़माने में क्या हो गया, किंग की जगह गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है, अगर वो वेलफेयर स्टेट है, मतलब वेलफेयर कंट्री है, लोगों के लिए लोगों के डेवलपमेंट के लिए सोच रही है, उनके एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, उनकी जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड नीड्स हैं उनके बारे में सोच रही है, तो एक्सपेंडिचर करेगी। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा, इन सब फैसिलिटी के लिए रेवेन्यू चाहिए होगा। अब टैक्स जो है वो एक तरीके से प्राइमरी सोर्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू के फॉर्म में। क्योंकि जनरली आपने इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी देखी होगी। फिस्कल पॉलिसी में क्या बोलते हो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। तो हम क्या बोलते हैं उसमें, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है और कैपिटल रिसिप्ट आती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में आपको पता है कि क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक अच्छा सोर्स है। तो टैक्सेशन एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स है, जिसके थ्रू क्या करती है, वो आप पे खर्च करती है। लेकिन वो कैसे करती है, आपसे ही लेती है, एक हाथ से आपसे लेती है और दूसरे हाथ से आपको दे देती है। यानी गवर्नमेंट अपने एक हाथ से आपसे लिया और दूसरे हाथ से क्या कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ के फॉर्म में, सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में, और जितनी भी डेवलपमेंट नीड्स हो रही है उसके फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया। ये आपको पता है। तो देखिए, इसका मतलब टैक्स क्या है, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, मतलब पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम इनकम कमाते हैं उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब आप बोलोगे सर वो तो डोनेशन भी हो सकता है, लेकिन देखिए टैक्स क्या एक तरीके से आपके ऊपर कंपलसरी अप्लाई है, एनफोर्सेबल कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ता है। मतलब एक लीगल लेजिस्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को अपनी इनकम के पार्ट में से कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। तो वो पार्ट क्या हो गया, टैक्स का हो गया। क्योंकि अगर आप क्या करते हो, नॉर्मल अपनी इच्छा से दे रहे हो, तो वो तो चैरिटी के फॉर्म में हो गया, डोनेशन के फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ तो क्या एक तरीके से कंपलसरी किया गया है कि अगर आपकी इनकम का पार्ट इतना हो गया, स्लैब रेट लग गई, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आपको देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के पॉइंट व्यू से बोलोगे तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे, या इनकम पे। इनकम मतलब जो भी आप इनकम कमा रहे हो, जैसे आपने सैलरी अर्न करी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये आ गया। PGBP यानी आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड इनकम हुई, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि उस पर इंसिडेंस भी आपका और इम्पैक्ट भी आपका ही हो रहा है। इसका मतलब एक ही पर्सन है जिस पे इंसिडेंस हो रहा है और इम्पैक्ट हो रहा है, उसे बोलेंगे डायरेक्ट। वैसे इनडायरेक्ट जिसमें क्या होंगे, अलग अलग पर्सन पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट पड़ता है।
नीचे दे रखा है। अब देखिए एक बार ये जरूर पढ़ लेना, सिंपल सा पार्ट है, जो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि देखिए कि मैं बार बार ये बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल सा पार्ट है, ऊपर जो पार्ट है वो सिंपल सा ही है। यहाँ पे यही बोल रहा है टैक्सेस आर कंपलसरी और एनफोर्स कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय पब्लिक। तो ये बोल दिया ना, कंपलसरी और एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, जो कि कौन कर रही है, पब्लिक अपनी इनकम का हिस्सा गवर्नमेंट को दे रही है। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट में लेवाई टैक्सेस ऑन इनकम, बिजनेस प्रॉफिट और वेल्थ। तो ये जनरली किसकी बात कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, क्योंकि इनकम कौन कमाता है, आपके और हमारे जैसे पर्सन। अगर हमने जो इनकम कमाई उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी टैक्स का पार्ट कैलकुलेट करके हमसे ले रही है डायरेक्टली, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। इसके अलावा क्या, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं या पर्टिकुलर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट आ रहा है, तो उसमें जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और बोल रहा है और ऐड इट टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स सर्विस एंड ट्रांजेक्शन, उसके फॉर्म में ले रही है इनडायरेक्टली। तो यही हम देखेंगे किसमें, अगले वाले पार्ट में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे अब दो टाइप दे रखे हैं, मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जब जो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे पड़ रहा है तो उसे डायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा, और जब टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग पर्सन पे, दो डिफरेंट पर्सन पे पड़ रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा। इसका मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली एसएससी से रिकवर किया जाता है। एसएससी क्या होता है, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोलो, यानी लेमन मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल टैक्स पे कर रहा है वो जनरली क्या हो गया, एसएससी हो गया। वैसे एसएससी की टर्म आगे दे रखी है और थोड़ी सी टिपिकल भी है, लेकिन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि जो नॉर्मल पर्सन टैक्स पे कर रहा है। देखिए यहाँ पे याद रखना कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट का मतलब क्या है। वैसे नॉर्मल देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि आपने इनकम कमाई और आपको ही टैक्स चुकाना है। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे फीस अर्न कर रहा हूँ, स्लैब रेट से ऊपर हो गई जनरली, मान के चलिए, अब मैंने रिटर्न भरी, उस पर टैक्स का पार्ट निकला, तो टैक्स किसको चुकाना है, मुझको ही चुकाना है, ठीक है। लेकिन मैं कहीं गया घूमने, वहाँ पे मैं मान के चलो कि मैंने कोई गुड्स खरीदा, उस पर जीएसटी का पार्ट लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मेरे से टोटल मिला के वैल्यू क्या ले ली गई, जो भी पर्टिकुलर मेरी कॉस्ट पड़ रही थी उसके साथ टैक्स का पार्ट भी ले लिया गया, ठीक है। तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई कि जो भी वैल्यू थी टैक्स से पहले प्लस उसके साथ टैक्स जुड़ गया जीएसटी, तो टोटल मिला के जो भी मैंने पार्ट दिया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बर्डन पड़ा वो किस पे पड़ा, मुझ पे ही पड़ा, इनडायरेक्टली पड़ा, लेकिन क्या पड़ा, इनडायरेक्टली पड़ा। आगे और समझाऊंगा, जो दे रखा है उसके थ्रू थ्रू मैं बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है टैक्स ऑफ विच इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स। ऑन द अदर हैंड टैक्स ऑफ विच इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स सच एज जीएसटी एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कुछ अच्छा सोचा कि मेरी जो टोटल इनकम है कोचिंग की फ़ीस की वो 1 करोड़ हो गई साल की, उस पर मुझे टैक्स कितना देना पड़ा, 20% देना पड़ा, मान के चलिए, तो 20 लाख रुपीज़ लग गया, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स ही तो हुआ। क्योंकि देखिए इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं चुका रहा हूँ, क्या चुका रहा हूँ, टैक्स चुका रहा हूँ, ठीक है। और इंसिडेंस का मतलब क्या है कि जो बर्डन किस पे पड़ रहा है, बर्डन मुझ पे ही पड़ रहा है, ठीक है। इंसिडेंस का मतलब ये भी होता है, एक और टर्म से बता देता हूँ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है। देखिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इंसिडेंस को कि टैक्स के इम्पोज होने से, क्या बोलेंगे, टैक्स के इम्पोज होने से इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कितना सफ़र कर रहा है, यानी कितने हद तक उसका अमाउंट जा रहा है, तो जनरली वो क्या पार्ट हो गया, इंसिडेंस का। तो यहाँ पे हम इंसिडेंस को फाइनल बर्डन बोलते हैं कि फाइनल बर्डन किस पे पड़ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है जिसको चुकाना पड़ता है, इम्पैक्ट मतलब पे करना पड़ता है, और बर्डन भी उस पर ही पड़ रहा है। जबकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो नॉर्मल सोचिए कि अगर मैं एक सेलर हूँ, मैं एक सप्लायर हूँ, ठीक है, किसी भी कस्टमर को क्या कर रहा हूँ, मैं गुड्स बेच रहा हूँ, तो मान के चलिए 10,000 का गुड्स है और उस पर मान के चलिए 20% जीएसटी है ना, तो 12,000 में मैंने बेचा, ठीक। तो आपको पता है कि इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, जो ये 2,000 का पार्ट है, अब है ना इनपुट विनपुट जो भी है वो मान के मत चलिए, मान के चलिए कि जीएसटी इनपुट नहीं है, तो पूरा का पूरा जो भी आउटपुट का पार्ट है 2,000 मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन देखिए मैंने किससे कलेक्ट किया, कस्टमर से, तो बर्डन किस पे पड़ा, कस्टमर पे पड़ा। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट मुझसे टैक्स रिकवर कर रही है, मुझसे मतलब क्या है, मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, मैं एक डीलर हूँ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे मैंने मोबाइल बेचा, तो उसको मैंने मोबाइल 12,000 का बेचा, तो उस पर जो 20% टैक्स लगा 2,000, तो वो गवर्नमेंट किससे ले रही है, मुझसे ले रही है। लेकिन अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ रहा है, कस्टमर पे पड़ रहा है। तो पे मैं कर रहा हूँ लेकिन बर्डन किस पे पड़ रहा है, कस्टमर पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंसिडेंस का मतलब फाइनल बर्डन किस पे पड़ रहा है, कस्टमर पे। इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, टैक्स कौन पे कर रहा है, सप्लायर मतलब सेलर मतलब मैं, यानी डीलर, सिंपल सी बात। इसका मतलब है ना गवर्नमेंट टैक्स किससे ले रही है, मुझसे, डीलर से।
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टैक्स किससे रिकवर किया जाएगा, असेसी से, मतलब डीलर से, मुझसे। किसकी बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो मान के चलिए कि मुझसे टैक्स रिकवर किया गया, लेकिन उसका बर्डन मैंने किस पे डाल दिया, कस्टमर पे डाल दिया। तो उसका इंसिडेंस मैंने किस पे डाल दिया, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर पे। ये हो गया। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, इट मीन्स इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स इज रिकवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द असेसी हु अल्टीमेटली बियर सच टैक्सेस। तो बर्डन किस पे, इंसिडेंस किस पे, उसी पर्सन पे। वेयर एज इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी, किससे, मुझसे, मैं एक डीलर हूँ, लेकिन मैंने किस पे बर्डन डाल दिया, उस कस्टमर पे जिसको मैंने मोबाइल बेचा है। एंड इज अल्टीमेटली बोर्न बाय कंज्यूमर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। कितना सिंपल पार्ट है ना। तो ये नॉर्मल पार्ट था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, फाइनल बर्डन। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि टैक्स का इम्पोजिशन जिससे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कितना सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर कितना सफ़र कर रहा है कि उसको 2,000 रुपये टैक्स के इनडायरेक्टली देने पड़ गए, क्योंकि क्या करा, जो असेसी मतलब डीलर है, उसने अपना बर्डन किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे डाल दिया। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स में जनरली क्या आता है आपका, इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, और भी आते हैं, मेरे को ध्यान आ रहा है, गिफ्ट टैक्स आता है जनरली। लेकिन देखिए कि वो तो जनरली हट चुके हैं। अब नॉर्मल आपका पार्ट क्या बचा है, इनकम टैक्स का ही बचा है डायरेक्ट टैक्स में। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या बोलोगे, देखो जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी बोल रहे हो आप। ठीक, इसके अलावा हम एक्साइज ड्यूटी बोलते थे, अभी भी लगता है, वेट अभी भी लगता है। लेकिन देख लीजिए कि इतनी ज़्यादा चीज़ों पे नहीं लगता। जैसे वेट किस पे लगता है, फ्यूल पे। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है, फ्यूल पे। आप देखते हो कि आपकी गवर्नमेंट ने, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने वेट इतना लगा दिया, 20% लगा दिया, 15% लगा दिया, जो भी आप देखते हो, उसकी वजह से क्या होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन का पार्ट आ जाता है, किसकी वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, आप देख सकते हो, हम क्या बोलते हैं कि जब भी फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी लेके आनी है। यानी हम क्या चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं करनी, यानी असमानता नहीं करनी। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर रिचर पर्सन रिचर होता जाएगा और पुअर पर्सन पुअर होता जाएगा तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आ जाएगी। तो उस इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी लानी पड़ेगी। तो रिचर पर्सन पे हैवी टैक्स लगाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या, स्लैब रेट क्यों आई, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे इनकम उसकी बढ़ती जाएगी उस पर टैक्स की रेट भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगती जाएगी। तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। जबकि यहाँ पे क्या होता है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या हो गया कि चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर मान के चलो कि मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूँ किसी भी शॉप से, और कोई नॉर्मल मीडियम पर्सन भी आ गया, मैं रिच हूँ और जो मीडियम पर्सन आ गया वो भी एक तरीके से नॉर्मल पर्सन है, वो भी खरीद रहा है, तो दोनों को टैक्स की रेट सेम ही लगेगी। यानी कि अलग अलग लग रही है कि पुअर पर्सन आ गया, मीडियम पर्सन आ गया, उसको टैक्स की रेट कम लग रही है और मेरे को ज़्यादा लग रही है, ऐसा नहीं है। तो उस केस में इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब हर पर्सन सेम अमाउंट ऑफ टैक्स बियर करता है पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस पे। टैक्स की रेट क्या होती है, सेम होती है। जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या बोलते हैं, इनकम बढ़ती जाती है। तो आपको पता है कि टैक्स की रेट तो सेम है, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। अगर आपकी इनकम कम है तो उस बेसिस पे क्या होगा, या तो टैक्स ही नहीं लगेगा क्योंकि आप स्लैब रेट के अंदर आ रहे हो, या स्लैब रेट के बाहर भी आ रहे हो तो आपकी इनकम इतनी नहीं तो टैक्स कम लगा। लेकिन इनकम जैसी बढ़ती गई तो टैक्स भी लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा, ये आपने देखा होगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन, assessee himself bears such tax, thus it pinches the taxpayer, tax is recovered from the assessee who passes such burden to another person। टैक्स गवर्नमेंट द्वारा उस असेसी से लिया जाता है, मतलब उस डीलर से लिया जाता है जो कि अपना टैक्स का पार्ट क्या करता है, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दस इट डज नॉट पिंच द टैक्स पेयर। तो तभी तो आपको पता है कि वेट आया, उसके बाद क्या आया, कास्केडिंग इफेक्ट था थोड़ा सा, उसको ख़त्म करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। वेट जनरली क्या था, देखिए गुड्स पे था सिर्फ, उसके लिए अलग से क्या था, फिर सर्विस टैक्स भी था। वेट सर्विस टैक्स से हट गया, एक्साइज ड्यूटी हट गया और उसकी जगह क्या आ गया, जीएसटी आ गया। ठीक, ये बोल रहा है किस पे लेवाइड किया जाता है, इनकम पे, और ये किस पे किया जाता है, लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दस दिस टाइप ऑफ टैक्स लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड हैव वाइडर बेस। ये एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, ये एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, नॉर्मल पार्ट। अब देखिए नीचे क्या बोल दिया, प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज हायर टैक्सेज आर लेवाइड ऑन पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। रिग्रेसिव इन नेचर, दैट इज ऑल पर्सन विल बियर इक्वल रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस कंज्यूम्ड बाय देम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। इसका मतलब अगर कोई मोबाइल है, मुझे पता है कि अगर उस पर टैक्स लगने के बाद 12,000 का मिल रहा है तो कोई भी पर्सन लेगा तो उसको 12 का ही मिलेगा। अब आप ये मत बोलना कि सर मेरी तो जानकारी है, मेरे को सस्ते में मिल गया। देखिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपको डिस्काउंट ये मिल गया, लेकिन मैं नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूँ कि आपको पता है कि अगर मार्केट में इतने का बिक रहा है तो सभी को क्या मिलेगा, इतने का मिलेगा। कोई ये नहीं कि अलग से पर्सन ज़्यादा दे रहा है। अब उस पर गोल्ड थोड़ी अड़ा हुआ है, या आईफोन की थोड़ी बात कर रहे हैं हम कि वो कम
अवेलेबल है, तो एक तरीके से क्या है, लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। उस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, जैसे MI के फ़ोन की पहले क्या होती थी, डिमांड होती थी, तो वो ब्लैक में कैसे बिकता था, 1,000 पे ज़्यादा में बिकता था। तो आपको पता है कि जब हम ऑफलाइन खरीदने जाते तो सामने वाला क्या बोलता था, 1,000 पे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ऑनलाइन पे वो मिलता ही नहीं था। देखिए वो तो अलग बात है, वो तो एक तरीके से क्या हो गया, थोड़ा सा मोनोपोली का पार्ट हो गया, और प्राइसेस क्या कर दी, कम कर दी, उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है। यूजफुल टूल टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय चेकिंग द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स और सिन गुड्स थ्रू हायर रेट ऑफ टैक्स। देखिए जनरली इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे देखते हो आप, जनरली जो यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो रेगुलर, तो उस पर 5% GST लग रही है या 0% लग रही है, कमी लग रही है, ठीक है, यानी लगी नहीं रही कहने का मतलब, या 5% लग रही है, 12% लग रही है। लेकिन कुछ गुड्स देखते हो जिस पे 28% गवर्नमेंट लगा रही है, इसके अलावा उस पर क्या कर रही है, एक्स्ट्रा सेस भी लगा रही है। तो वो क्यों लगा रही है, क्योंकि वो हार्मफुल गुड्स है। अब वो सिन गुड्स हैं एक तरीके से बोल दिया, जैसे अल्कोहल की बात कर रहे हो, लिकर की बात कर रहे हो, तो उस पर देखोगे टैक्स की रेट क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। तो क्यों लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो हेल्थ के लिए ख़राब है, हानिकारक है। तो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, ये देखने के लिए कि हार्मफुल गुड्स का कंजम्पशन लोग कर रहे हैं, तो वो कितने लोग कर रहे हैं, अगर उनको छुड़वाना है, देखो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इसी से होता है, आपको पता है, इसके थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट होता है। अभी आपने देखा होगा ये कोरोना का जो मैंने पार्ट बताया, कोविड-19 आया, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको चालू कर दिया, और देखो कितनी भीड़ लग रही थी, कहाँ कहाँ तक लाइन लग रही थी। तो वो किसकी वजह से लग रही थी, लोगों को नीड थी, काफ़ी महीनों से उनको मिला नहीं था, तड़प रहे थे वो। तो देखिए यहाँ पे अब बात कर रहा है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि पावर किसके पास है टैक्स लगाने का। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान, जिसमें क्या होता है, आपको पता है आर्टिकल्स होते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो जनरली किस में होते हैं, एक्ट्स में होते हैं। यहाँ पे हम आर्टिकल्स और शेड्यूल की बात करेंगे तो वो किस में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान में। तो यहाँ पे बोला इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएमेबल 22 पार्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग 444 444 444 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। एनी टैक्स लॉ विच इज़ नॉट इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉ, टैक्स लॉ जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फर्मिटी में नहीं है, यानी संविधान के अंदर नहीं आ रहा, तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ पावर कहलाएगा, वो पावर में नहीं है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी यूनियन लिस्ट या जो भी स्टेट लिस्ट है उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न डाल दिया, ठीक है, या ऐसा कोई कानून डाल दिया जो कि संविधान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, कानून के अंदर नहीं है, यानी वो ओवर पावर कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इलीगल और वॉइड कहलाएगा, ठीक है, अवैध और बेकार कहलाएगा, व्यर्थ कहलाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अवैध और व्यर्थ कहलाएगा। सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन बिलो। अब देखिए ये आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पे सबसे पहले 265, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए जो आर्टिकल है 265 एम्पावर करता है उन बॉडीज़ को जो जनरली क्या करती है, टैक्स लेवाई करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों को मिला के, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो किस में आता है, आर्टिकल 246 में आता है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। तो इसका मतलब क्या है, जो लॉ से रिलेटेड अथॉरिटी है वही क्या करेगी, लेवाई करेगी, चार्ज करेगी और कलेक्ट करेगी टैक्स को, और कोई नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दिया है, संविधान ने पावर दिया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को, या दोनों को मिला के। इट मीन्स टैक्स प्रपोज टू बी लेवाइड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स। अब देखिए लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास क्या होता है, लॉ को बनाने का और चेंज करने का पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो जनरली क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बिल लेके आते हैं तो कहाँ पे लेके आते हैं, दोनों, हम बोलते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में लेके आते हैं, लोअर और अपर, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। उसके हिसाब से क्या होता है, बिल एक तरीके से बाद में एक्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट की बाद में क्या मिलती है, एसेंट मिलती है। पहले दोनों हाउसेस की मिलती है, उसके बाद प्रेसिडेंट की मिलती है। जैसे हम फाइनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, वो कैसे बनता है, फाइनेंस बिल आता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं हम, यानी दोनों हाउसेस में प्रेजेंट होता है। जैसे ही दोनों हाउसेस में उनको एक्सेप्टेंस दे दी जाती है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसकी एसेंट दे देता है, सहमति दे देता है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे यही बोल दिया कि एक तरीके से इनके पास पावर है, किनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास, उनके पास लीगल कम्पिटेंसी है, क्षमता है, ये बोल दिया। अब देखिए बोल रहा है आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7 डिवाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर इनटू 3 कैटेगरी। यूनियन लिस्ट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर कवर्ड इन द लिस्ट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से कवर है मैंने नहीं लिखे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ।
देखिए जैसे इसमें क्या आता है, टैक्स ऑन इनकम का पार्ट आता है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम किससे रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उनसे रिलेटेड टैक्स का, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन कुछ आप एक्सेप्शन का पार्ट देखते हो और अलग ढंग से वो कैलकुलेट होती है। तो क्या पता मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दूँ जब मैं असेसमेंट का पार्ट बताऊँ, ठीक है। तो वैसे ही कस्टम ड्यूटी का पार्ट आता है, आपको पता है एक्साइज ड्यूटी का पार्ट आता है। अब देखो आप बोलोगे सर एक्साइज ड्यूटी तो हट गई, लेकिन मैंने क्या बताया कि जनरली वो फ्यूल पे लगती है, यानी जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उस पर क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है, तो वो पार्ट इसमें आ जाता है। स्टेट लिस्ट में आप क्या बोलोगे, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे जो आएगा वो आएगा टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने का, ठीक है। एक्साइज ऑन लिकर, वही ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल, ठीक है, शराब दारू जैसे भी बोलिए आप। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, इसी तरीके से क्या बोल दिया, टैक्सेस ऑन व्हीकल हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं। और अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट की बात करोगे, इसमें क्या बोल रहा है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्टेड मैटर्स, तो इसमें क्या आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, या आप हाउस टैक्स की बात करते हो जनरली, वो पार्ट आ जाता है। इफ़ ए स्टेट लॉ रिलेटिंग टू एनी एंट्री इन लिस्ट थर्ड इज रीपग्नेंट to a union law relating to that entry, the union law will prevail and the state law shall to the extent of such repugnancy be void। देखिए इसका मतलब जनरली क्या होता है कि एक तरीके से रिपग्नेंट का मतलब ये हो गया, हम बोल सकते हैं कि अगर उसको डिसलाइक किया जा रहा है, एक तरीके से पसंद नहीं किया जा रहा है, बोल सकते हैं स्ट्रांगली, एक तरीके से क्या है, डिसलाइक किया जा रहा है स्टेट लॉ को, जबकि यूनियन लॉ प्रिवेल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जिस हद तक इसको डिसलाइक किया गया है या ढंग से ये सही नहीं है उस हद तक इसको वॉइड माना जाएगा और यूनियन लॉ ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। और बाकी जो लॉ है एक तरीके से स्टेट लॉ जो भी रिपग्नेंट है उसको वॉइड माना जाएगा। अब देखिए इसके अलावा मैंने कुछ आपको पार्ट बताया था, तो यहाँ पे दे दिया थोड़ा सा, फॉलोइंग मेजर एंट्रीज इन द रेस्पेक्टिव लिस्ट अनेबल द लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन द मैटर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है यूनियन लिस्ट जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंट्री 82 टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम दैट इज़ इनकम टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है, एंट्री 46 टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से तय करती है, ये पार्ट आ गया। अब आपको पता चल गया कि जनरली ये पर्टिकुलर किससे रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड था। अब कुछ आपको हल्का सा ये भी पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ टैक्स लॉ इज एज फॉलोज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर क्या है देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और इसके अंदर दो पार्ट आ गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। देखिए पहले क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, आपको पता है पहले CBEC बोलते थे, लेकिन जैसे ही GST का पार्ट आ गया तो आपको पता है कि एक्साइज ड्यूटी सारे प्रोडक्ट पे हट गई, लेकिन कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी है, जैसे मैंने बताया पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, एविएशन फ्यूल जनरली इस पे बोलते हो तो एक्साइज का पार्ट आपका लगता है, और आपका वेट का पार्ट भी जनरली इन पे लगता है, तो अभी भी है, लेकिन आपको पता है कि मोस्टली पार्ट पे हट चुका है, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कर दिया, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, GST का पार्ट भी आ जाएगा आपका, और जिन गुड्स से रिलेटेड ये मैटर है एक्साइज के, वेट के, ये भी जनरली इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, क्योंकि अगर एक्साइज बोलते तो सिर्फ उसमें एक्साइज वेट ये पार्ट आ जाता, लेकिन जैसे ही GST का पार्ट आया तो उन्होंने हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया नाम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो एक्साइज का नाम हटा दिया, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो जाएगा, सारे के सारे पार्ट आ जाएंगे, एक्साइज भी आ जाएगा, GST भी आ जाएगा, वेट का पार्ट भी आ जाएगा, जो भी है। अब देखिए टैक्स पॉइंट की बात कर रहा है, बोथ ऑफ द बोर्ड्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ये वैसे ज़्यादा काम का नहीं आएगा नहीं। CBDT डील्स विद द लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स whereas मैटर रिलेटिंग टू लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स आर डील्ड बाय CBIC। ये तो बता ही दिया मैंने अभी आपको कि आपको पता ही है, देखिए नाम से पता चल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड पार्ट, और बाकी सारे तो है नहीं, अब हट चुके हैं। जैसे हम वेल्थ टैक्स की बात करते तो पहले लगता था, अब नहीं लगता। गिफ्ट टैक्स की बात करते हैं, पहले लगता था, अब नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत सारा पार्ट रिकवर होता है, तो जैसे हम GST की बात कर रहे हैं वैसे एक्साइज की बात करते हैं। आपको पता है कि देखिए पेट्रोल की प्राइसेस यानी ऑयल की प्राइसेस कितनी कम होती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर के पास आता है तो अभी कितनी चल रही है, 83, 84, 85 जनरली यूँ होती जा रही है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसको कभी भी रेवेन्यू की कमी होती है तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी, वेट बढ़ा देगी जानबूझ के, जिससे क्या पब्लिक को मार सके। मैं तो यही मानता हूँ जनरली, और क्या करेगी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। अब देखिए इसमें जनरली किसकी बात कर रहा है, जितने भी एनेक्टमेंट है, जितने भी रूल्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आपको पता है कि ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया पे एक्सटेंड करता है, लगता है, ये बोल रहा है। और कब से इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 1962 से। सेक्शन 1 की बात कर रहा है, याद रखना,
ठीक है, तो यही बोल रखा है द एक्ट कंटेन प्रोविजंस फॉर, तो इसमें क्या आएगा जनरली टैक्सेबल इनकम कैसे डिटरमिन होती है, क्योंकि इसमें सेक्शंस की बात करता है। प्रोविजंस मतलब क्या हो गया, सेक्शंस। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने सेक्शंस हैं मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता दूंगा, यानी मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो लिख के दे दूंगा। इसमें 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल्स हैं, यहाँ रखना 298 सेक्शन और 14 शेड्यूल्स है। अमेंडेड अप टू डेट का मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि अमेंडमेंट होता रहता है। हमारे लिए कौन सा चल रहा है, प्रीवियस ईयर। अगर आप याद रखना कि आप जो नेट का एग्ज़ाम देंगे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आप जो जून का एग्ज़ाम देते जो कि नहीं दे पाए और दिसंबर का देंगे एग्ज़ाम, या जून का जब भी एग्ज़ाम होगा दोगे, क्या पता वो दिसंबर में मिल जाए, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 1920 है और असेसमेंट ईयर क्या है आपका 2021, ठीक। तो जिस साल आपने इनकम कमाई उस साल आपको टैक्स नहीं देना होता, अगले साल आपको देना पड़ता है। तो असेस कब होगा, यानी कैलकुलेट कब होगा, अगले साल होगा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो एप्लीकेबल है 1920 की, इस पर्टिकुलर ईयर में हमने क्या है, इनकम कमाई है, और टैक्स जो लग रहा है वो कब लग रहा है, 2021 में कैलकुलेट हो रहा है और हमें पे करना पड़ रहा है। तो ये असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट मतलब क्या होता है, एक तरीके से असेस करना, निर्धारित करना, डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना, सीधी सी बात है। तो देखिए क्या बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अपील, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन एंड पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है तो वो किस में आ जाएंगे, इनकम टैक्स रूल्स में आ जाएंगे, ठीक है, जो मेरे हिसाब से नीचे मैंने दे रखा है, थर्ड पॉइंट में दे रखा है। इस तरीके से अब याद रखना कि आपको पता चलता जाएगा। टाइम टू टाइम क्या होता है, अमेंडमेंट होते रहते हैं। इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें इतने सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, क्योंकि टैक्स भी चोरी क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा लोग करने ही करते हैं, कंपनीज ये, या कुछ ना कुछ क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं जिससे वो क्या कर सके, टैक्स को अवॉइड कर सके। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई क्या करती है, प्रोविजन लेके आती रहती है। तो हर साल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो ये एनुअल अमेंडमेंट इसी का पार्ट है, जो मैंने फाइनेंस एक्ट बोला ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स हैज़ अंडरगोन सेवरल अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम इट वाज ओरिजिनली एनेक्टेड थ्रू द यूनियन बजट। तो जब 1962 से लगा, तो आपको बताया 1961 बोला कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 1962 से। बोल रहा तब से बहुत बार उसमें चेंजेस हो चुके हैं। अमेंडमेंट मतलब हिंदी में क्या होता है, संशोधन, सुधार, ऐसे बोल सकते हैं ना। एवरी ईयर ए फाइनेंशियल बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इसको प्रेजेंट करता है, किसको, फाइनेंस बिल को। जैसे ही फाइनेंस बिल पे इनकी अप्रूवल मिल जाती है दोनों हाउसेस की, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, इसकी असेंट देता है और ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। नहीं देता तो क्या होगा, तो वो जनरली इस पार्ट में दे रखा है, इसमें देख लेंगे क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द बिल कंटेन्स वेरियस अमेंडमेंट्स विच आर सॉट टू बी मेड इन द एरिया ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जनरली बिल में क्या होता है, खूब सारे अमेंडमेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हो सकते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट, सुधार। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि व्हेन द फाइनेंशियल बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोअर अपर बोलते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर दोनों ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। देखिए जब सबसे पहले क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट होता है एक तरीके से। आप क्या करते हो, जैसे मेल नहीं भेज पाते हो तो जनरली क्या बोलते हैं कि कहाँ सेव हो रहा है, ड्राफ्ट के फॉर्म में सेव हो रहा है। हम क्या करते हैं, जब वीडियो अपलोड करते हैं, अगर वो बीच में ही हम ये मान के चल लीजिए कि अटक जाती है या पर्टिकुलर छोड़ देते तो क्या बोलते हैं कि वो ड्राफ्ट में जा रहा है। अगर हम गूगल की बात कर रहा हूँ, फेसबुक पे कुछ भी अपलोड करते हैं और जनरली अपलोड नहीं कर पाते हैं या नेट कनेक्शन नहीं आ रहा होता, तो क्या बोलता है कि अभी तक ड्राफ्ट में वो चले गया है। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वो कहीं पे रुक गया, एक तरीके से सेव हो गया। लेकिन देखिए आपको पता है कि ड्राफ्ट के बाद क्या होता है, वो पर्टिकुलर बिल बनता है, फाइनेंस बिल के फॉर्म में होता है। अब इतना ज़्यादा डिटेल पार्ट जानना है तो आप जनरली क्या कीजिए, इससे रिलेटेड हिस्ट्री देख लीजिए या जो भी इसका सोशल साइंस का पार्ट है वो कवर कर लीजिए, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नॉर्मल देख लेना, ड्राफ्ट के बाद क्या होता है, बिल बनता है। बिल के बाद एक तरीके से क्या हो गया, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद क्या होती है, प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। जैसे ही असेंट मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। बस सीधी सी बात है। द प्रोविजन ऑफ सच फाइनेंस एक्ट आर देयर आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद वो इनकम टैक्स एक्ट में डाल दिए जाते हैं। प्रोविजंस यानी जो भी सेक्शन अमेंड किए हैं या ऐड कर दिए गए हैं उसके हिसाब से हो जाता है। अब देखिए बोल रहा है, इफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर द न्यू फाइनेंस एक्ट हैज़ नॉट बीन अनेक्टेड, ये बोल दिया ना, द प्रोविजंस इन फोर्स इन द प्रेसिडिंग असेसमेंट ईयर और द प्रोविजंस प्रपोज इन द फाइनेंस बिल बिफोर द पार्लियामेंट विच आर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी। मान के चलिए कि देखिए किसी वजह से प्रेसिडेंट असेंट नहीं दे पाया, सहमति नहीं दे पाया, तो फाइनेंस एक्ट नहीं लग पाया, अभी भी वो फाइनेंस बिल के फॉर्म में। तो वो बोल रहा है कि जो नया फाइनेंस बिल है जो अभी प्रपोज किया गया है उसके प्रोविजंस यानी उसके सेक्शन
या जो पुराना वाला फाइनेंस एक्ट था जो पिछले साल लगा हुआ था, यानी असेसमेंट ईयर तो आप बोल सकते हो जो प्रीवियस ईयर में लगा हुआ था, ठीक है, जो पिछले साल लगा हुआ था। प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर मतलब क्या हो गया, ये मान के चल लीजिए कि अगर इस साल की हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, तो उससे पिछले साल में जो फाइनेंस एक्ट लगा हुआ था उसके हिसाब से जो भी प्रोविज़न अप्लाई थे, जो आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो, वो असेसी अप्लाई कर सकता है और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो सकता है। विल अप्लाई अंटिल द न्यू प्रोविजंस बिकम इफेक्टिव, जब तक कि नए प्रोविजन नहीं आ जाते हैं। ये बोला नोट्स बिसाइड दीज अमेंडमेंट वेन एवर इट इज़ फाउंड नेसेसरी द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेज अमेंडमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अमेंडमेंट एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस, और लेके आती रहती है जनरली, ये बोल दिया। अब देखिए इनकम टैक्स रूल्स का पार्ट है 1962, ये बोल रहा अमेंडेड अप टू डेट, क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर नोट्स है उसमें ये अभी तक अमेंड किए गए हैं जितना भी पार्ट है। देखिए मैंने क्या बोला कि असेसमेंट ईयर में 2021 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, इसके बाद के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। तो जो हमारी स्लैब रेट भी आएगी वो इसके अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर आप चाहोगे तो मैं असेसमेंट ईयर क्या करूँगा 21-22 के अकॉर्डिंग भी जब भी आपको स्लैब रेट बताऊँगा तो वो कवर करवा दूँगा, ठीक है। देखिए अब आपको ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स रूल्स 1962, तो आपको पता है कि ये कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ। ये मत बोलना कि 1 अप्रैल 1963, क्योंकि सर आपने इनकम टैक्स एक्ट बोला 1961, तो 1 अप्रैल 1962 से, तो रूल भी क्या होंगे 1 साल बाद, नहीं, वो भी रूल्स भी क्या है 1 अप्रैल 1962 मतलब 1962 से अप्लाई हुए। अब देखिए एक तरीके से क्या करता है, सप्लीमेंट का काम करता है, किसका, जो भी एक्ट में प्रोविज़न दिए गए हैं उसके एक सप्लीमेंट के फॉर्म में काम करता है। जब भी प्रोविज़न में जनरली आप मान के चलिए कि अगर डिटेल्स नहीं है तो रूल्स एक तरीके से क्या करता है उसकी डिटेल्स बताता है। ये नहीं कि एक तरीके से रूल्स इसका अल्टरनेटिव है, ऐसा नहीं बोल रहे। रूल्स कभी भी देखिए कॉन्ट्ररी नहीं होगा प्रोविज़न के, जो भी सेक्शन बने हुए हैं एक्ट में उसके कॉन्ट्ररी कभी भी नहीं होगा। ये एक तरीके से क्या करेगा, इसको सप्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा। As per section 295, the board may subject to control of central government make rules for the whole or any part of India for carrying out the purposes of act. Such rules are made applicable by notification in the Gazette of India. These rules were first made in 1962 and are known as Income Tax Rules 1962. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद से अमेंडमेंट होते गए टाइम टू टाइम। तो ये बोल रहा है सिंस देन मैनी न्यू रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड और एग्जिस्टिंग रूल्स हैव बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द सेम हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द अफोरसेड रूल्स। मतलब जो पहले से रूल बने हुए हैं 1962 से अप्लाई हो रहे हैं उसमें या तो सुधार किया गया है ऐसे बोल रहा है, या टाइम टू टाइम नए रूल भी फ्रेम किए जाते रहे हैं। और याद रखना कि मैंने क्या बताया, एक तरीके से कॉन्ट्ररी नहीं है कभी भी एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं सेक्शन के अगेंस्ट। ये एक तरीके से क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट है, उनको हेल्प करता है कि कभी कभी क्या करना पड़ता है, एलेबोरेट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये रूल्स क्या करता है, एक तरीके से हेल्प करता है, ठीक। अब देखिए आपको बोल रखा है, या चाहे आप ऐसे मान लीजिए ना, जैसे मैंने आपको कंपनीज एक्ट बोला तो उसके साथ क्या लग रहा था, जब मैंने आपको वो बताया था क्या बोलते हैं ऑडिटर से रिलेटेड पार्ट बताया था, तो उसमें मैंने सेक्शन बताया जैसे 141, तो उसके साथ रूल्स भी लग रहे थे 2, 3, 4 समथिंग ऐसे कुछ रूल्स लग रहे थे। तो आपको क्या पता चला कि कंपनी एक्ट भी है और कंपनी रूल भी है, तो एक साथ आपको क्या कर रहा है, एलेबरेट भी कर रहा है, ठीक, सप्लीमेंट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब वैसे ही क्या आ गया एक और, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी। देखिए जनरली जो ये पार्ट होता है ये असेसी पे बाइंडिंग नहीं होता, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पे बाइंडिंग होता है। याद रखना ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, उन पे भी बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है, और असेसी पे भी बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन असेसी को इन सर्कुलेशन या क्लैरिफिकेशन से बेनिफिट होता है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने क्या बताया, बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अंडर सेक्शन 119 द बोर्ड में इशू सर्टेन सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि जनरली क्या है, एक्ट में भी नहीं पता चल रहे ढंग से लोगों को, रूल में भी पता नहीं चल रहे, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, which have to be followed and applied by the income tax authorities. Effect of circulars. These circulars or clarification are binding upon the income tax authorities, but the same are not binding on the assessee. लेकिन assessee इससे benefit उठा सकते हैं. However, assessee can claim benefit under such circulars. Note, these circulars are not binding on income tax appellate tribunal or on the courts. आ गया? अब आ गया आपका ये फोर्थ के बाद फिफ्थ है, मैंने यहाँ पे फिफ्थ नहीं लिखा, ये फिफ्थ है आपका जूरिडिकल डिसीजन, ये देखो लिख लिया आपके सामने, ठीक। अब अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, जुडिकल डिसीजन बोल रहा है, जुडिकल बोल रहा हूँ, जुडिशियल डिसीजन बोल रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या बोल रहा है, देखिए ये अब किसकी बात कर रहा है, वही जजमेंट्स की बात कर रहा है जो कि किसी न किसी अथॉरिटी ने दिए हैं, जैसा ITAT की बात कर रहे हो, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हो,
हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, उनसे रिलेटेड पार्ट बोल रहा है, तो उनके डिसीजन एक तरीके से क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स रूल्स को समझने में हेल्प करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रोविजंस जो आपने बनाए यानी गवर्नमेंट ने बनाए, कभी कभी उसमें क्या कर देती है, मात भी खा लेती है, यानी हार जाती है एक तरीके से केस, और सामने वाली पार्टी क्या करती है, जीत जाती है। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम हार गए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी, ठीक है, उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हम सेटिस्फाई नहीं हुए, अब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसका उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता, तो ये क्या करते हैं, आगे आने वाले पार्ट के लिए, फ्यूचर पार्ट के लिए उसको अमेंड कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि देखिए, जैसे मेरे पर किसी पर्टिकुलर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कोई अपील कर दी किसी, यानी पर्टिकुलर कोई केस कर दिया, ये मान के चलिए, किसी पर्टिकुलर यानी नोटिस निकाल लिया, अब मैं ट्रिब्यूनल में गया, तो ट्रिब्यूनल तो इनका ही है, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी अथॉरिटी के फेवर में ही फैसला दिया। अब मैं कहाँ चले गया, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी क्या करा, अथॉरिटी के फेवर में फैसला दिया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट चले गया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दे दिया, ठीक है, मेरे फेवर में दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तो मेरे फेवर में हो गई, अब जो रूल्स हैं इनको लग रहा है कि यार बाकी सारे भी इसका फ़ायदा उठा लेंगे, तो ये क्या करते हैं, आगे से अमेंडमेंट कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे क्या बोलते हैं, फ्यूचर में ये जो भी होगा पर्टिकुलर डिसीजन है ये नलीफाई है। अभी तो इस पे लग गया, ये जीत गया, यानी मैं जीत गया, लेकिन फ्यूचर में पर्टिकुलर ये जो प्रोविज़न था ये नलीफाई है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, अमेंड कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर बोल नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी एप्लीकेबल एज लॉ टिल देयर इज एनी चेंज इन लॉ बाय द पार्लियामेंट। आ गया ना। सच डिसीजन शैल बी बाइंडिंग इन ऑन ऑल द कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटी, एसएससी एटसेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो लगेगा हमेशा, लेकिन बोल रहा है कब तक, जब तक कि पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ चेंज नहीं हो जाता। तो आपको पता है कि जैसे ही ये नया फाइनेंशियल एक्ट लेके आता है अगली बार, तो उसमें नए अमेंडमेंट लेके आ जाते हैं। तो जो पर्टिकुलर पिछली बार आप जीते हो, तो इस बार आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लॉ में ही अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये भी शाणे हैं, यानी सामने वाली अथॉरिटी भी क्या है, गवर्नमेंट भी क्या है, शानी है। क्योंकि अगर वो हार गई तो वो चाहती है कि बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनसे ना हारे, तो जनरली क्या करेगी, ये लॉ में ही चेंज कर देगी। सच डिसीजन शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटी, एसएससी पे। कॉन्ट्रडिक्शन इन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन केस देर इज अपरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन इन टू डिसीजन, द डिसीजन ऑफ लार्जर बेंच वेदर अर्लियर और लेटर शैल ऑलवेज प्रिवेल। इसका मतलब क्या है, जिसमें जज क्या है, बहुत सारे। लार्जर बेंच का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के, अब मेरे को नहीं पता कि पर्टिकुलर कितने जज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मान लो कि 5 जज हैं, उन्होंने डिसीजन दिया, और एक समय क्या करा, 3 जज ने डिसीजन दिया था। ये 5 जज ने पहले दिया था, और अभी करंट का जो नया डिसीजन है वो 3 जज ने दिया, ठीक है। और उस केस में क्या बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो इस केस में इनका माना जाएगा, क्योंकि ये लार्जर बेंच है, ठीक है। तो बोल रहा है वेदर अर्लियर और लेटर शैल ऑलवेज प्रिवेल, हाउएवर वेयर डिसीजंस आर गिवन बाय बेंचेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ जजेस, द डिसीजन ऑफ रीसेंट केस शैल बी एप्लीकेबल। तो मान के चलिए कि अगर रीसेंट केस क्या होता, अभी 3 जजों ने ही दिया होता इस पर डिसीजन, तो उस केस में इनका एप्लीकेबल होता। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ जज हैं, कि 3-3 है दोनों, 3 और 5 नहीं है, पहले भी 3 जज ने दिया था और अभी भी 3 जज ने दिया, तो जो रीसेंट डिसीजन अभी 3 जज ने दिया है वो जनरली प्रिवेल होगा, और उसके बेसिस पे एक तरीके से जो भी चार्जेस वार्जेस है, पेनल्टी है, कुछ भी वो अप्लाई हो जाएगा, या जो भी क्लेम है वो पर्टिकुलर अप्लाई हो जाएगा। डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट और आईटीएटी, डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट और आईटीएटी आर बाइंडिंग ऑन ऑल एसएससी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी विच फॉल अंडर देयर जुरिस्डिक्शन अनलेस इट इज़ ओवर रूल्ड बाय हायर अथॉरिटी। मैंने आपको बताया ना, आईटीएटी ने डिसीजन दिया, फिर उसके बाद क्या हो गया, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने दे दिया, ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में दे दिया, क्योंकि ये दोनों में अगेंस्ट दिया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हायर अथॉरिटी ने आपके फेवर में दे दिया, तो वही बाइंडिंग होगा, ये अब पर्टिकुलर बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, जिसके थ्रू हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर में पर्सन पे क्या होगा, टैक्स चार्ज होगा, क्योंकि पर्टिकुलर उसने क्या करा, इनकम जनरेट की है, इनकम जनरेट की है तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब आपको पता है कि अलग अलग सोर्सेज होते हैं, अलग अलग हेड होते हैं, हेड के अंदर भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, उसके बेसिस पे जनरली क्या लग जाता है, आपका टैक्स अप्लाई हो जाता है। देखिए, जनरली से बैकबोन बोला जाता है इनकम टैक्स एक्ट का, याद रखना, चार्जिंग सेक्शन है, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं कब राइज हुई, प्रीवियस ईयर में राइज हुई, जिसका जो कैलकुलेशन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, वो अगले साल हो रहा है, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेट ईयर। तो पर्टिकुलर अगर आप यही लाइन पढ़ोगे तो यही का यही लाइन पूरा का पूरा प्रॉपर है, जो कि चार्जिंग सेक्शन को बता रहा है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन, पर्सन मतलब क्या हो गया, वही इंडिविजुअल, एचएफ,
लोकल अथॉरिटी की बात करेगा, कंपनी की बात करेगा, फॉर्म की बात करेगा, एओपी की बात करेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करेगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात करेगा, जो मैंने आगे कवर किए हैं। तो बोल रहा है कि पर्सन कौन सी सेक्शन में आता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में आता है। किसमें? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, क्योंकि असेसी आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में, तो ये आता है। अब देखिए कुछ कुछ मेरे को याद है इसलिए पर्टिकुलर पता है, ऐसे आपको सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किसके केस में? एनटीए नेट के केस में इतना ज़्यादा नहीं आता। तो देखिए इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने 1920 में जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ेंगे आगे, जितना भी रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट देखेंगे या आगे असेसमेंट का पार्ट देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर में मैंने इनकम कमाई और उसका जो असेसमेंट हो रहा है कब हो रहा है? वो 2021 में हो रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया और ये असेसमेंट ईयर होगा, ये भी मैंने आगे कवर किया है। रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फाइनेंस एक्ट लगा, अब देखिए याद रखना कि मैंने फाइनेंस एक्ट नहीं बताया कौन सा है। तो जनरली जो 1920 प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो फाइनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं वो है फाइनेंस एक्ट 2019। याद रखना फाइनेंस एक्ट 2000 क्या है? 19 है। या आप ऐसे बोल देना कि देखिए प्रीवियस ईयर या जो फाइनेंशियल ईयर हम बोल रहे हैं 2019-20 प्रीवियस ईयर, जिसमें आपने क्या करा है? इनकम कमाई है, जिसके लिए आपका टैक्स निकल के आ रहा है ना। तो पर्टिकुलर जिस साल आपने इनकम कमाई 1920, उसके लिए फाइनेंस एक्ट क्या लगेगा? 19। ठीक है, ऐसे सोच के चलिए फाइनेंस एक्ट 19 किसके लिए? प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। और असेसमेंट ईयर क्या होगा आपका? 2021। अब देखिए, अब जो अगले साल कोई पढ़ रहा होगा, मान के चलिए दिसंबर के बाद भी कोई जून में दे रहा होगा अटेम्प्ट, बोला सर मैं तो जून में दे रहा हूँ, तो आपको पता है कि उस वक्त तो क्या लग जाएगा? असेसमेंट ईयर 21-22 लग जाएगा और प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा? 2021 हो जाएगा। तो जो आप अभी असेसमेंट ईयर 2021 पढ़ रहे हो वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो आपको पता है कि फाइनेंस एक्ट 20 आ जाएगा उस वक्त। ठीक, तो उस तरीके से सोचिए, सिंपल सा पार्ट है, फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस एक्ट। ठीक, उस तरीके से नॉर्मल पार्ट। फर्दर दो द फाइनेंस एक्ट प्रिस्क्राइब द रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ हैज़ प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक रेट। तो देखिए बोल रहा है कि फाइनेंस एक्ट ने क्या कर दिया? रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब किए सर्टेन इनकम के केस में। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी जनरली क्या होगा? वो स्पेसिफिक रेट प्रिस्क्राइब की गई है। लॉटरी इनकम इज टू बी टैक्स एट द रेट 30%, सेक्शन 115 BB। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टू बी टैक्स एट द रेट 20%, सेक्शन 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर अंडर सेक्शन 111A इज टू बी टैक्स एट 15% एटसेट्रा। तो ऐसे तो क्या है, जब असेसमेंट का पार्ट आप देखोगे आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट पता चल जाएंगे। क्योंकि देखिए तभी मैंने स्लैब रेट का पार्ट नहीं बताया, क्योंकि लोग क्या करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में भी स्लैब रेट बता देते हैं, तो जनरली आपको इतना पार्ट आ ही नहीं पाता, मार्जिनल रिलीफ आ जाता है उसके साथ, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अगर आपने पहले से कवर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन समझ में कब आएगा? जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी तब जाके आएगा। अभी कहाँ से आ जाएगा? अभी तो क्या हो जाएगा, वैसे ही कन्फ्यूज हो जाओगे। थर्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स और पेड इन एडवांस वेर एवर एप्लीकेबल। ये बोल रहा है कि अगर TDS का पार्ट अप्लाई हो रहा है या एडवांस टैक्स का पार्ट अप्लाई हो रहा है तो जनरली वो भी अप्लाई होगा चार्जिंग सेक्शन में, ये बोल दिया। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जनरली जिस साल टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुई है तो वो किसके वजह से होती है? इस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से। तो बोला सेक्शन 4 एक चार्जिंग सेक्शन है एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन एंड इट अराइजेज एट द क्लोज ऑफ ए प्रीवियस ईयर। यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? 2019-20 हावर द फाइनलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज पोस्टपोन टू द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी, यानी इनकम तो हो गई, तो ये बोल रहा है कि इनकम की वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुई जो कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर अराइज हुई, लेकिन उसका जो फाइनलाइजेशन है, मतलब जो भी कैलकुलेशन का पार्ट आएगा और उसका पेमेंट का पार्ट आएगा टैक्स लाइबिलिटी का, वो कब आएगा? असेसमेंट ईयर पे। इट फॉलोज द रूल दैट द लाइबिलिटी टू टैक्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन असेसमेंट, क्योंकि ये बोल रहा है कि जैसे ही इनकम अराइज हो गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल सकती है, तो वो जनरली किस पे निकल रही है? प्रीवियस ईयर वाले पार्ट पे निकल रही है। लेकिन जो निकलने का पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट, वो तो कब होगा? असेसमेंट ईयर पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो असेसमेंट पे डिपेंड नहीं है, वो तो जनरली क्या है? आपके प्रीवियस ईयर की इनकम पे डिपेंड है। अब देखिए बोल रहा है असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, ये बोल रहा है असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। मैंने आपको बता दिया, आप देखिए इसमें क्या समझाना। इट इज़ द ईयर जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स। एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 2021 इज ए ईयर विच कमेंसेज ऑन 1 अप्रैल 20 एंड एंड्स ऑन मार्च 31, 2021। ठीक है, हाँ, नया बिजनेस स्टार्ट किया उसके केस में क्या बोलोगे? तब भी असेसमेंट ईयर यही रहेगा, क्योंकि जो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा वो क्या होगा? प्रीवियस ईयर में, याद रखना।
और प्रीवियस ईयर में ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपने बीच में से स्टार्ट किया हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर तो जो आपका रहेगा वो 2021 ही रहेगा। मान के चलिए कि आपने अगर अपना बिजनेस 31 मई को स्टार्ट किया, अब वो कब किया, 31 में 19 को, तो आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, तो हमें पता है कि प्रीवियस ईयर 31 में 19 से लेके आपका क्या होगा 31 मार्च 2020, मतलब जो भी अकाउंटिंग आपने मेंटेन की होगी वो 31 में से स्टार्ट की होगी, 31 मार्च 2020 तक की होगी। लेकिन जो असेसमेंट ईयर है वो क्या रहेगा 2021, तो वो तो 12 मंथ का ही रहेगा। आगे आएगा, प्रीवियस ईयर में मैंने कवर करवाया हुआ है जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, कहाँ पे बोल रहा है, इट इज़ द ईयर just after the previous year in which income earned in the previous year is charged to tax. Example, assessment year 2021 is a year which commences on April 1st 20 and ends on March 31 2021. फिर आपको बोल रहा है income of an assessee earned in the previous year 1920 is assessed in the assessment year 2021. नॉर्मल पार्ट है। अब देखिए टैक्स पॉइंट क्या बोल रखा है, तो इसमें तो जनरली वही बोल दिया, ड्यूरेशन 12 महीने का पीरियड है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। रिलेशन विद प्रीवियस ईयर, इट फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर। 1920 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 2021, तो प्रीवियस ईयर के बाद फॉल होता है, सीधी सी बात है असेसमेंट ईयर। ठीक है, इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे बोल रहा है इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल, तो वो कब होगी, इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो वही पार्ट बोल रहा है 1920 में इनकम कमाई और वो कब असेस होगी और टैक्सेबल होगी, फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर के अगले साल में 2021 में, नॉर्मल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रीवियस ईयर और यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर, इसमें भी यही बोल रहा है। अब देखिए बोल रहा है प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल यही तो बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जो कि क्या है, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले। इनकम अर्न इन ए ईयर इज असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर, जिस साल इनकम कमाई वो असेस कब होगी, अगले साल। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड इज नोन एज असेसमेंट ईयर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल असेसी टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च एज प्रीवियस ईयर फॉर इनकम टैक्स पर्पज। देखिए ऐसा इसलिए बोल रखा है क्योंकि मैंने अलग से फाइनेंशियल ईयर कवर कर रखा है जो कि जनरल क्लॉज एक्ट में बोल रखा है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 12 महीने का होता है। इसका मतलब एंड कब होगा, अगले साल के 31 मार्च को एंड होगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो असेसमेंट ईयर भी तो फाइनेंशियल ईयर हुआ, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो इट प्लेज ए ड्यूल रोल दैट इज असेसमेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। तो पर इनकम टैक्स के पर्पज से यार ना कंफ्यूज नहीं हो रहा, हमें पता है कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक बोला जाता है और उसके बाद का जो ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। सीधी सी बात, नॉर्मल, बस ये सोचना है। तो आप कितनी मीनिंग पढ़ लीजिए, ये मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि इसमें दे रखा था और मुझे लगा कि एक बार आपको बता देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल, सोचिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 है और ये प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, तो कैसे, अगर इसको असेसमेंट ईयर मानो तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 1819। तो ये बोल रहा है इट इज़ असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 1819। और अगर ये प्रीवियस ईयर होता तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होता 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 इज़ द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ये बोल दिया। तो अगर आप जनरल क्लॉज के हिसाब से जा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, दोनों। लेकिन हम इनकम टैक्स के पर्पज से क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, ऐसे बोल दिया जाता है। और उसके बाद का जो ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, ऐसे मान के चलिए। तो नॉर्मल आपको 1920 सोचना है, यानी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 आपका प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर है। अभी आप जो पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, जून और दिसंबर वाले। और उसके बाद जब हम असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो वो अगले साल रहेगा, कहने का मतलब 1 अप्रैल 20 से 21, जिसमें क्या होगा, इस साल इनकम कमाई है और जो टैक्स निकलेगा, असेस होगा या कैलकुलेट होगा, वो कब होगा, यानी जो भी कैलकुलेट होने के बाद लायबिलिटी बनेगी और उसका जो पेमेंट होगा वो 2021 में होगा। ठीक है, इसी तरीके से लोग अगले साल पढ़ेंगे मुझसे तो फिर मैं आगे और बढ़ा दूंगा, प्रीवियस ईयर 2021 बोल दूंगा और असेसमेंट ईयर 21-22 बोल दूंगा। इस तरीके से आगे पढ़ाता जाऊंगा। और क्या, अमेंडमेंट जो भी आते जाएंगे उसको बताते जाऊंगा। जैसे पिछली बार का अगर आप अमेंडमेंट पढ़ोगे, मतलब अगर आप असेसमेंट ईयर 2021 की बात नहीं कर रहे, असेसमेंट ईयर 1920 की बात कर रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्या है 1890 की बात कर रहे हो, तो पहले रिबेट जो 87A के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते थे कि
3,50,000 से ज़्यादा की इनकम, अब क्या हो गया वो 5 लाख हो गया, 5 लाख से ज़्यादा की इनकम। इस तरीके से बहुत सारी रिबेट का पार्ट आया आपका, नहीं सॉरी, बहुत सारे क्या आया, अमेंडमेंट्स के पार्ट आए हैं। तो वो जनरली आपको पिछले साल से कब पता चलेंगे, अगर आप पिछले साल का पार्ट पढ़ोगे और इस साल का पार्ट पढ़ोगे। लेकिन जनरली आप पढ़ते नहीं हो तो आपको पता नहीं चलते। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा कि देखिए चेंज हुआ है, क्योंकि देखिए अगर आप पुराने क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके हिसाब से आंसर है। अब अगर आप मैंने वही क्वेश्चन आज के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो थोड़ा चेंजेस हो सकता है, इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए मैं सी ए के अकॉर्डिंग पढ़ा भी नहीं रहा, सी एस के अकॉर्डिंग पढ़ा भी नहीं रहा, सी एम ए के अकॉर्डिंग पढ़ा भी नहीं रहा, क्योंकि उसमें क्या था, डिटेल में पार्ट आता है। उसमें ऐसे बताएंगे एच एफ क्या होता है, फिर उसका क्या है डिटेल पूरा ज्ञान दे देंगे, इंडिविजुअल क्या होता है पूरा ज्ञान दे देंगे। हमें इतना देखें, अगर मैं आपको इतना बताऊंगा तो जनरली क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी। तो मैं तो वही पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूँ जो जो इसमें दे रखा है। डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ ए न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम। मैंने आपको ये बताया था अभी कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में बिजनेस है ना 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं हुआ, 31 मई को हुआ, 1 जुलाई को हुआ, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप, प्रीवियस ईयर इज द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। अब बताओ इसमें क्या करना, सिंपल सा पार्ट। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका बिजनेस 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ 19 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 20, ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि टैक्स कैलकुलेट कब होगा, 2021 में, असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। सिंपल सी बात, तो यहाँ पे टैक्स असेस होगा, ये इनकम आपने कमाई, नॉर्मल पार्ट। ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बिगिनिंग विद द डेट ऑन विच द न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। वही जैसे बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहा है, वैसे ही बोल रहा है कि इनकम का कोई नया सोर्स आया, तो जनरली वो बात कर रहा है। ठीक, देखिए क्योंकि आप सोचिए कि हम इनकम की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, 5 हेड की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, हम इनकम फ्रॉम क्या बात करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इसकी बात करते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हैं। वो सारा पार्ट बनता है आपका, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, फिर उसमें से हम डिडक्शन लेस कर लेते हैं। यही तो आपने जनरली कवर किया होगा, या आगे भी आप क्या करोगे जब असेसमेंट का पार्ट आएगा कवर करोगे। अब देखिए बोल रहा है एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन इट्स असेसमेंट ईयर। कभी कभी क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई है उसी साल टैक्सेबल हो जाती है, मतलब उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो अगले साल कैलकुलेट नहीं होगा, उसी प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट होगा जिस साल आपने इनकम कमाई है। तो यहाँ पे यही दे रखा है, पहले ये पढ़ लेना, फिर देखिए क्या बोल रहा है, ये एक्सेप्शन के पार्ट है। तो एक्सेप्शन देखिए क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट असेसी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि नॉन रेसिडेंट का जो शिप होगा, तो शिपिंग बिजनेस में मतलब क्या, पैसेंजर को लाने ले जाने, जनरली उस पार्ट के लिए लाइव स्टॉक हो गया, मेल हो गया, गुड्स हो गए, जनरली वो जो इंडिया के पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के पोर्ट से नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, बाहर लेके जा रहा है, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट पे कुछ ना कुछ अमाउंट लगता है, मेरे हिसाब से अराउंड 7.5% लगता है। क्या पता चेंज हो गया होगा, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इतना डिटेल मैंने बताया आपको देखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो समथिंग क्या आएगा, जो भी अमाउंट पेड या पेबल है उसका 7.5% किसके फॉर्म में आ जाता है, इनकम के फॉर्म में मान लिया जाता है, और उस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाता है उसी प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में नहीं होगा। मैंने क्या बताया, जो भी अमाउंट पेड या पेबल है उसका 7.5% इनकम मान लिया जाता है, और इनकम पे ही टैक्स कैलकुलेट हो जाता है उसी प्रीवियस ईयर में। फिर बोल रहा है इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इनकम फॉर ए पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली। अब अगर है ना असेसिंग ऑफिसर को शक लग रहा है कि इंडिविजुअल जो भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है छोड़ के, या तो परमानेंटली जा रहा है या लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा है, उसको ये इंटेंशन हो गई, एक तरीके से पता चल गया, तो वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर में ही उसकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। यानी एक तरीके से भगोड़ा बन के जा रहा है, भाग के जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आप बोल सकते हो विजय माल्या, और क्या, सीधी सी बात है, बग गया। अगर उसको पकड़ लिया जाता तो जनरली क्या बोलोगे, उसी साल की इनकम पे उसके टैक्स कैलकुलेट हो जाता, लेकिन अब बग गया तो उसको लाने का प्रोसीजर किया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि जानबूझ के भगा लिया जाता है, और क्या, पार्टियों के थ्रू। थर्ड, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। देखिए जनरली किसकी बात कर रहा है, एओपी की बात कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पज के लिए वो बनी है।
अब आपको पता है कि वो किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए बनी है। देखिए जब भी मैं बोलता हूँ किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए बनी है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मान के चलिए 2020-21 के लिए बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस साल बनी है। असेसमेंट ईयर के लिए बनी है मतलब वो 1920 में बनी है, ठीक है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर के लिए बनी है। मान के चलिए कि वो 1 मई 19 को बनी और 3 महीने बाद मई जून जुलाई 31 जुलाई को वो डिज़ोल्व हो गई 19 को ही, तो उसी साल जनरली क्या हो जाएगा, उसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ना कि 2021 में। इसका मतलब ये है। तो इनकम ऑफ बॉडी इज फॉर्म फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और जैसे ही वो पर्टिकुलर खत्म हो जाएगा 3 महीने का पीरियड, मई जून जुलाई खत्म, तो उसका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर क्या कर देगा, कर देगा, यानी टैक्स का पार्ट कैलकुलेट कर देगा। वैसे आपको बोल दिया इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, वो ये टैक्स बचाने के लिए क्या करेगा, अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी को, उसी प्रीवियस ईयर में जनरली क्या हो जाएगा, वो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और जो भी इनकम का पार्ट है उस पर जो भी टैक्स का पार्ट बना उसी साल जनरली पे करना पड़ेगा। इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इन दिस केस द असेसिंग ऑफिसर हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर, दैट इज ही मे असेस द इनकम इन द सेम प्रीवियस ईयर और मे वेट टिल द असेसमेंट ईयर। तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है, उसकी मर्जी है, या तो वो उसी साल क्या कर सकता है जिस साल जनरली ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, ये शॉर्ट टाइम के लिए बनी, ये पर्सन इंडिया के बाहर चले गया, या लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा है, या परमानेंटली जा रहा है, या ये नॉन रेसिडेंट असेसी की इनकम है शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड, तो वो उसके ऊपर है कि वो उसी प्रीवियस ईयर में इनकम को असेस करे, या उस प्रीवियस ईयर तक वेट करे ख़त्म होने का, और अगले असेसमेंट ईयर का क्या करे, इंतजार करे, मतलब 2021 का इंतजार करे, और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करे। वो किसके ऊपर है, असेसिंग ऑफिसर, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बक के जा रहा है तो उसी प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। उसको लग रहा है कि यार ये 3 महीने 4 महीने में ख़त्म हो जाएगी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, या ख़त्म हो गई है, तो कैलकुलेट करना सही है तो उसी साल कर लेगा, नहीं लग रहा तो क्या होगा, असेसमेंट ईयर में कर लेगा, ठीक। अब मेरे हिसाब से जो है ना आधा पार्ट बचा है उसको क्या करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इतना सारा पार्ट क्या हो जाएगा, आपको लेंथी लगेगा और आप भी फिर क्या बीच में छोड़ दोगे। तो अभी हम इतना ही कवर कर रहे हैं, फिर करेंगे असेसी का पार्ट, जिसमें असेसी के अंदर पर्सन आता है। अब पर्सन के अंदर क्या आ गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन, सारा पार्ट मैंने बताया एक एक करके। एचयूएफ में मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्या है, मेरे पास एक चार्ट है या शीट है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड पार्ट दे रखे हैं, तो क्या पता आपके काम आ सकते हैं। और मेरे को मिल गई ये पर्टिकुलर किसी सीए से रिलेटेड है, लेकिन आपके काम आ जाएगी, सीए, सीएस, सीएमए कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन आपको बताइए कि आपको थियोरटिकल पार्ट पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो ये चार्ट के फॉर्म में है। अब याद रखना ये वही कंटेंट है जो मैं करा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए कि ये पूरा आपने पढ़ा, ठीक है। अब आपको छोटा लग रहा है क्योंकि ये छोटे फॉन्ट में है, सबसे पहली बात तो ये चार्ट के फॉर्म में है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये पर्टिकुलर पार्ट क्या दिख रहा है आपको, नॉर्मल फॉर्म में, लेआउट एक तरीके से सिंपल है, तो आपके इसमें ज़्यादा जगह छूटी हुई है, इस चक्कर में आपको लगता है बड़ा। जब आप चार्ट देखते हो तो देखिए, अगर आप ऐसे देखोगे तो आप देखो ये कितना बड़ा पार्ट लग रहा है, एक पेज, ये दूसरा पेज आ गया, तो उस केस में देख सकते हैं इतना सारा पार्ट इसका कवर किया हुआ है, देख सकते हैं। फॉर्म का छोटा सा पार्ट है, एओपी का पार्ट कवर किया है, तो मैंने भी उतना ही पार्ट कवर किया है। किसी में कुछ ज़्यादा मिलेगा, किसी में कुछ कम मिलेगा, सीखने में आपको सब मिलेगा, आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो और करते रहना। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो इसकी पीडीएफ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो इसकी पीडीएफ है जो मैं आपके शुरू वाले पार्ट की बोल रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये नहीं कि बस जाके पीडीएफ डाउनलोड कर दी और ज्वाइन नहीं करते हो। उस किस्म में बंदा क्या होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर है ना मेरा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं करा तो बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि अगर वो फेल होगा तो फेल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फेल नहीं हो, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। मजाक कर रहा हूँ, आप तो डाउनलोड कर लेना, चाहे ज्वाइन मत करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीधी सी बात है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि भैया यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता जितना आप सोचते हो। तो ज़्यादा आएगा कब आएगा, जब ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।